Yet they could not restore the old order. इसके बावजूद भी रूढ़िवादी ताकतें, जो मोनार्ची सिस्टम को सपोर्ट करने वाली जो ताकतें हैं, उनको कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। वी आर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848। अर्थात 1848 में वो लिबरल मूवमेंट को, उदारवादी आंदोलनों को पूरी तरह से कुचलने में सक्षम थी। कंजर्वेटिव हमेशा लिबरल के विरोधी हैं। कंजर्वेटिव मोनार्ची सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जबकि लिबरल मोनार्ची सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते। कंजर्वेटिव सिस्टम पब्लिक को कोई अधिकार नहीं देना चाहते, लेकिन लिबरल पब्लिक को राइट टू वोट या अन्य तरह का अधिकार देना चाहते हैं। कंजर्वेटिव मोनार्ची सिस्टम के पावर को बढ़ाने में लगे रहते हैं, जबकि लिबरल मोनार्ची सिस्टम के पावर को कम करने में लगे रहते हैं, और वो एक रिपब्लिक कंट्री का निर्माण करना चाहते हैं। दोनों में यही अंतर है, इसीलिए कंजर्वेटिव और लिबरल एक दूसरे के विरोधी होते हैं। दो monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries. शुरू में जो मोनार्च जो थे, राजा लोग जो थे, उन्होंने महसूस किया था कि ये आंदोलन लिबरल मूवमेंट को कुचल देंगे। जो लिबरल नेशनलिस्ट रिवोल्यूशनरीज हैं, उदारवादी राष्ट्रवादी आंदोलनकारी हैं, उनके आंदोलन को, उनके रिवोल्यूशन को, उनके क्रांति को वो कुचल देंगे। Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce these changes that had already taken place in Western Europe before 1850. क्योंकि मोनार्ची सिस्टम के लोग, जो कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वो किसी तरह का सोशल पॉलिटिकल चेंजिंग के विरोधी होते हैं। वो समाज में, राजनीति में कोई परिवर्तन नहीं चाहते, लेकिन लिबरल लोग परिवर्तन चाहते हैं। तो शुरू में मोनार्च लोगों ने परिवर्तन का विरोध किया था। जो लिबरल नेशनलिस्ट लोगों द्वारा जो चेंजिंग, जो सोशल पॉलिटिकल चेंजिंग का डिमांड किया गया था, उसका विरोध किया, उन्होंने कुचलने का प्रयास किया उनको। लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, परिवर्तन समाज के लिए जरूरी है, सोसाइटी के लिए चेंजिंग जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने परिवर्तन को स्वीकार किया, लेकिन धीरे धीरे। उन्होंने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन समाज में परिवर्तन होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन यह परिवर्तन समाज में धीरे धीरे होना चाहिए। और इस तरह के परिवर्तन 1815 से पहले ही वेस्टर्न यूरोप में हो चुका था। Thus, serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg Dominion and in Russia. इस प्रकार से हैब्सबर्ग एम्पायर जो है, वहाँ पर बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त कर दिया गया, और रसिया में भी बंधुआ मजदूरी की प्रथा को, बॉन्डेड लेबर की जो प्रथा थी, उसको समाप्त किया गया। दी हैब्सबर्ग वाज ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू दी हंगेरियन इन 1867। 1867 में हंगेरियन के प्रति हैब्सबर्ग शासकों ने उनके कुछ डिमांडेड को स्वीकार किया, मंजूर किया। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, लुक हियर दिस पॉइंट, दिस टॉपिक। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, मतलब जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ ए नेशन। क्या आर्मी जो है किसी राष्ट्र का निर्माता हो सकता है? किसी राष्ट्र का संरचनाकार हो सकता है? हम लोग इस विषय पर, इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। आफ्टर 1848, नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद आया, moved away from its association with democracy and revolution। तो
उस राष्ट्रवादी भावना के साथ साथ डेमोक्रेसी, बहुत से ऐसे संगठन थे जिन्होंने, एसोसिएशन थे जिन्होंने डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का डिमांड किया। जैसा कि आप जानते हैं, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपुल फॉर पीपुल एंड बाय पीपुल। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित शासन व्यवस्था है। ये अब्राहम लिंकन ने ये डिफिनेशन दिया था, जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, और उन्होंने एक परिवर्तन, एक क्रांति यानी कि एक परिवर्तन करने का प्रयास किया देश के अंदर। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वी आर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द गवर्नमेंट। अक्सर जो है कंजर्वेटिव्स यानी रूढ़िवादी लोगों के द्वारा राष्ट्रवादी चेतना को मोबिलाइज किया जाता था, और इसके लिए स्टेट पावर को बढ़ाकर और राजनीतिक प्रभुत्व, यूरोपीय देशों में प्रभुत्व कायम कर, राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर, मोनार्ची सिस्टम को बढ़ावा देकर ये राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावनाओं को मोबिलाइज करने का प्रयास करते थे कंजर्वेटिव लोग। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। हम इसमें आगे देखेंगे किस प्रकार से जर्मनी में वन नेशन स्टेट का निर्माण हुआ और किस प्रकार से इटली में वन नेशन स्टेट का निर्माण हुआ। पहले जर्मनी और इटली, ये दोनों यूरोपियन देश अलग अलग टेरिटोरी में बटे हुए थे, अलग अलग स्टेट्स में बटे हुए थे, लेकिन किस प्रकार से वहां पर वो सारे टेरिटोरी और स्टेट्स को मिलाकर वन नेशन स्टेट का निर्माण किया गया, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। As you have seen, nationalist feelings were widespread among middle class Germans, who in 1848 tried to unite the different regions of the German Confederation into a nation state, governed by an elected parliament. जैसा कि आप देख चुके हैं, राष्ट्रवादी भावना मध्य वर्ग, जर्मनी के मध्य वर्ग के लोगों के बीच में काफी तेजी से फैल रही थी, और 1848 में जो जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों को यूनाइट करके, एकीकृत करके एक जर्मन कॉन्फेडरेशन का जो निर्माण किया गया, एक वन नेशन स्टेट में जर्मन में सभी टेरिटोरी और स्टेट्स को मिला करके जर्मन कॉन्फेडरेशन का निर्माण करने और एक वन नेशन स्टेट का निर्माण करने का बहुत लोगों ने प्रयास किया, जो कि वहां का जो वन नेशन स्टेट जो था उसका शासन एक इलेक्टेड पार्लियामेंट के द्वारा किए जाने की बात थी कि जनता के द्वारा चुनी हुई एक पार्लियामेंट होगी, एक संसद होगा जो जर्मनी पर शासन करेगा। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द combined forces of the monarchy and the military, supported by the large landowners called Junkers of Prussia. From then on, Prussia took on the leadership of the movement for national unification. उस समय जर्मनी कई अलग अलग टेरिटोरी में, स्टेट में बटा हुआ था, जिसमें एक स्टेट था जिसका नाम प्रूसिया था। तो प्रूसिया ने ही सर्वप्रथम पहलकदमी लिया कि वो जर्मन के सभी टेरिटोरी को मिलाकर, स्टेट को मिलाकर एक वन नेशन जर्मन स्टेट का निर्माण करेगा और जर्मन को यूनिफिकेशन करेगा, जर्मन को यूनिफाई करेगा। His chief minister Otto von Bismarck was the architect of the process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy. वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था ओटो वन बिस्मार्क, एक्चुअली जर्मन यूनिफिकेशन में उसका सबसे बड़ा रोल है, उसकी सबसे बड़ी भूमिका है, और उसको हेल्प किया प्रूसियन आर्मी ने और ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी जिसको सरकारी तंत्र या नौकरशाही व्यवस्था कहते हैं, उन्होंने और प्रूसिया की सेना ने, दोनों ने ही ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मन यूनिफिकेशन करने में मदद किया। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. 7 सालों में प्रूसिया को 3 युद्ध लड़ने पड़े, 7 सालों में प्रूसिया को 3 युद्ध लड़ने पड़े
एक ऑस्ट्रिया के साथ, दूसरा डेनमार्क के साथ और तीसरा फ्रांस के साथ। और इन 3 युद्धों की समाप्ति के बाद प्रूसिया विजयी हुआ और वहां पर जर्मन यूनिफिकेशन का कार्य पूरा हुआ। इन जनवरी 1871 द प्रूसियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन इंपेरर इन ए सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। और प्रूसिया के वर्सेल्स शहर में प्रूसियन किंग विलियम फर्स्ट को पूरे जर्मन एम्पायर का सम्राट घोषित किया गया, उसको जर्मन एम्पेरर घोषित किया गया। जब जर्मन के सभी टेरिटोरी को मिलाकर के वन जर्मन नेशन स्टेट का निर्माण किया गया तो उसका सम्राट प्रूसियन किंग विलियम फर्स्ट को घोषित किया गया और उसके लिए एक उत्सव मनाया, एक सेलिब्रेशन किया गया और वो सेरेमनी जो था वर्सेल्स में किया गया। On the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprised the princes of the German state, representative of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of Mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia। 1871 में 18 जनवरी 1871 को ऑटो वॉन बिस्मार्क और विभिन्न जर्मन टेरिटोरी के जो प्रिंसेस थे, जो राजकुमार राजा लोग थे, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, जो विभिन्न सेनाओं के जो प्रतिनिधि थे, जल सेना, वायु सेना, थल सेना के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, और अन्य मिनिस्टर, जो प्रूसिया के अन्य मिनिस्टर थे, उन सब की मौजूदगी में हॉल ऑफ मिरर्स, मतलब शीशे का बना हुआ हॉल जो कि वर्सेल्स में था, उस हॉल में कैसर विलियम फर्स्ट को प्रूसिया का सम्राट घोषित किया गया। देखिए, यही है वह हॉल ऑफ मिरर्स जो वर्सेल्स में है, इसका चित्र देखिए। यहीं पर कैसर विलियम फर्स्ट को सम्राट घोषित किया गया। यह हॉल ऑफ मिरर्स है जो वर्सेल्स में, यहीं पर कैसर विलियम फर्स्ट को सम्राट घोषित किया गया। यहाँ पर जर्मन के बहुत से टेरिटोरी के रिप्रेजेंटेटिव, जर्मन के अन्य मिनिस्टर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, जो जर्मन सेना के प्रतिनिधि थे, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के जो प्रतिनिधि थे, और ऑटो वॉन बिस्मार्क जो कि जर्मन राजा का मंत्री था, उन सब की मौजूदगी में कैसर विलियम फर्स्ट को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया, पूरे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। जबकि उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और वो समय था 18 जनवरी 1871। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. इसके बाद जब वन जर्मन नेशन स्टेट का निर्माण किया गया, उसके बाद करेंसी का मॉडर्नाइजेशन किया गया, मुद्रा का आधुनिकीकरण किया गया, बैंकिंग का आधुनिकीकरण किया गया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम यानी कि न्यायिक व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया जर्मनी में। प्रूसियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम ए मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और प्रूसिया की जो माप तोल की इकाइयां थी और जो व्यवहार थे, उन सब को पूरे जर्मन के लिए मॉडल माना गया, एक मॉडल के तौर पर पेश किया गया। जर्मन प्रूसिया के उपायों को पूरे जर्मन नेशन स्टेट में लागू किया गया और उसे एक मॉडल के तौर पर पेश किया गया। इटली यूनिफाइड, पेज नंबर 20, लुक हियर, इटली यूनिफाइड, इटली का एकीकरण। डियर स्टूडेंट्स, I have already explained about the unification of Germany. Now I am going to explain how Italy was unified. प्यारे छात्रों,
मैंने आपको ये तो बता दिया कि जर्मन का एकीकरण कैसे हुआ और जर्मन के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, यह भी आपको बताया गया। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि जर्मन एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, व्हाट वाज द रोल ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और अब मैं इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इस पर मैं थोड़ा रोशनी डालने जा रहा हूँ, थोड़ा प्रकाश डालने जा रहा हूँ। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड ए लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह ही इटली का भी एक लंबा इतिहास है और वहाँ भी बहुत तरह का राजनीतिक मतभेद था, राजनीतिक विभाजन था। इटालियंस वेयर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज मल्टीनेशनल हैशवर्ड एम्पायर। कहता है कि इटालियन जो साम्राज्य था बहुत से स्टेट में बटा हुआ था, साथ ही साथ वहाँ पर मल्टीनेशनल हैशवर्ड एम्पायर का शासन भी था उसके कुछ भागों में। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। यह कहता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य के दौरान इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, ऑफ विच ओनली वन सर्डेनिया पीडमेंट वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस, जिसमें सर्डेनिया पीडमेंट जो था वहां पर एक इटालियन राजा शासन करता था। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। इटली का जो नॉर्थ पार्ट जो था, उत्तरी हिस्सा, वहां पर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था। द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप। और इटली के मध्य भाग में, सेंटर यानी मध्य भाग में पोप का शासन था। एंड द साउथ रीजन्स वेयर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग ऑफ स्पेन। और इटली का जो दक्षिण भाग था वहां पर स्पेन के बर्बन राजा का शासन था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इटली कई अलग अलग भागों में बटा हुआ था और हर एक भाग में एक अलग अलग राजा थे, एक अलग अलग शासक थे। अब बताइए कि इसको यूनाइट करके और यूनिफिकेशन करके और उसको वन नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना, एक वन नेशन स्टेट का निर्माण करना कितना कठिन कार्य था, आप इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इवन द इटालियन लैंग्वेज had not acquired one common form and still had many regional and local variations। यहाँ तक कि जो इटालियन भाषा जो थी वहाँ का कॉमन लैंग्वेज नहीं था। वहाँ का इटालियन लैंग्वेज भी जो था वो भी एक कॉमन लैंग्वेज नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग रीजनल लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। ड्यूरिंग दी, आप समझ सकते हैं कि जहाँ भाषा में अंतर हो, क्षेत्र में अंतर हो, तो वहाँ पर इटली का यूनिफिकेशन करना कितना कठिन रहा होगा, इसको आप समझ सकते हैं। ड्यूरिंग द 1830 जेसीपी मैगनी हैड साउट टू पुट टुगेदर ए कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर ए यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals। 1830 के दौरान जेसीपी मैगनी, जो कि एक क्रांतिकारी था, एक रिवोल्यूशनरी था, उसने एक एकीकृत इटालियन गणतंत्र के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया, एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया। उसने इसके लिए सीक्रेट सोसाइटी, गुप्त संगठन की स्थापना की, जिसको यंग इटली के नाम से जाना जाता है। इसमें वो उसने क्रांतिकारी लोगों को इस सीक्रेट एसोसिएशन से जोड़ने का प्रयास किया, सीक्रेट सोसाइटी से जोड़ने का प्रयास किया गया, और वो चाहता था कि ये रिवोल्यूशनरी जो है रिवोल्यूशन करें और इटली को वन नेशन स्टेट में कन्वर्ट करें। द फेलियर ऑफ revolutionary uprising both in 1831 and 1848 means that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its full king Victor Emmanuel II to unify the Indian states, to unify the Italian states through war। जब ये जेसीपी मैगनी द्वारा सीक्रेट सोसाइटी बनाया गया, जो सीक्रेट सोसाइटी था, जो रिवोल्यूशन करने के लिए तैयार किया गया था, उसके रिवोल्यूशनरी, उसके क्रांतिकारी जब इटली के यूनिफिकेशन में सफल नहीं हो पाए, तब वहां का एक स्ट्रॉन्ग स्टेट, इटली का एक स्ट्रॉन्ग स्टेट, एक मजबूत राज्य, जिसका नाम सर्डिनिया पीडमोंट था,
उसका राजा विक्टर इमैनुअल सेकेंड, जो कि वहां का राजा था सर्डेनिया पिडमोंट का, सर्डेनिया पिडमोंट के राजा का नाम था किंग विक्टर इमैनुअल सेकेंड। उसने इटली को यूनिफाई करने के लिए, इटली का यूनिफिकेशन करने के लिए पहलकदमी दिया, अपना कदम आगे बढ़ाया। इन द आईज ऑफ द रूलिंग एलिट्स ऑफ दिस रीजन, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance. एक एकीकृत इटली में ही, एक यूनाइटेड और यूनिफाइड इटली में ही एक वन नेशन इटली में ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट संभव था, आर्थिक विकास संभव था और पॉलिटिकल डोमिनेशन संभव था। इसलिए इटली का यूनिफिकेशन बहुत जरूरी था। और सर्डेनिया पिडमोंट जो कि इटली का एक स्टेट था, वहां के राजा विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने इस पर पहलकदमी लिया। और विक्टर इमैनुअल सेकेंड का जो चीफ मिनिस्टर था काबूल, उसका इटली के यूनिफिकेशन में क्या रोल था, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट यू आर बीइंग benefited through my video lecture continue. You can subscribe my video lectures on YouTube also. That's all. Thank you.